सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विषय का भाग 3 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पाठ 1 समानता का आगे का प्रकरण भारतीय लोकतंत्र में समानता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ रहे थे कांता की कहानी, जो कि एक घरेलू कामगार है। हमने देखा कि उसे मताधिकार की समानता तो प्राप्त है, लेकिन उसके दैनिक जीवन और उसके काम करने की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे समानता कोसों दूर है। इसके बाद हमने 2 कहानियाँ पढ़ी, एक दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की और एक श्रीमती अंसारी की। और इन कहानियों से हमने देखा कि भारत के अंदर लोगों को कई कारणों से असमानता का सामना करना पड़ता है। यह असमानताएँ अनेक प्रकार की थी, जैसे जातिगत और धर्मगत असमानता। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हों या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। तो ये देखिए, ऊपर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है और ये चित्र है हमारे भारतीय संसद का। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई भी कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान और उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित है। सबसे पहले है कि कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। और दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्मस्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। और तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। और चौथा है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता से मतलब है छुआछूत। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। पहला है कानून के द्वारा और दूसरा है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करना। भारत में अनेक ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए थे। इस कार्यक्रम के काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू किया और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया था। इसके बाद आगे देखिए, शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है,
उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। क्यों? क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके बाद यहाँ एक प्रश्न है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम क्या है? क्या आप इस कार्यक्रम के 3 लाभ बता सकते हैं और आपके विचार से यह कार्यक्रम किस प्रकार समानता की भावना बढ़ा सकता है? जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो स्कूलों सरकारी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है, उसे ही मध्याह्न भोजन कार्यक्रम या पोषाहार योजना कार्यक्रम कहा जाता है। और इसके कई लाभ हैं। जैसे अभी हमने देखा कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अब विद्यालयों में प्रवेश लेना अधिक शुरू कर दिया है और नियमित रूप से स्कूल जाने लगे हैं। दूसरा कि इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। और तीसरा ये है कि इस कार्यक्रम के कारण जो निर्धन विद्यार्थी थे वो अब पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके बाद यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बहुत अलग हैं, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। और इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग देना है। और इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। इसके बाद आगे देखिए, ये हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और इन्होंने क्या कहा कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्तियों को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ भी नहीं है। इसके बाद अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे, क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है, यानी जहां लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है।
सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए कि बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब कोई भी गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो ये देखिए कि आगे हम एक कहानी पढ़ेंगे रोजा पार्क्स की, जो कि एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत है। और वो देखिए बस में बैठी है और सफ़र कर रही है, और इनके साथ एक ऐसी घटना हुई कि इन्होंने उस घटना का विद्रोह किया, और इनकी ऐसी प्रतिक्रिया के कारण अमेरिकी जो इतिहास है उसकी दिशा बदल गई। तो चलिए हम रोजा पार्क्स के बारे में पढ़ते हैं। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी और अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया था, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए अब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे, यानी कि वहाँ इन अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के बच्चों के लिए स्कूल भी अलग से थे। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि अब इनके बच्चे हैं सभी सामान्य स्कूलों में पढ़ सकते हैं। तो इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं और उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। इसके बाद ये देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, जो अनुच्छेद 15 है वो समानता से संबंधित है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। सबसे पहले है कि राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा, यानी भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा, कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा, यानी वे किसी भी स्थान पर जा सकते हैं। उनके साथ धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके बाद देखिए लोकतंत्र की चुनौती। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। तो इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। और इन पाठों को पढ़ते हुए आप विचार करेंगे
कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से आगे के जो पाठ हैं उनमें हम भारतीय लोकतंत्र में समानता की निहायत ज़रूरी भूमिका को समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।